वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। आज की इस वीडियो में बेटा हम कवर करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके बेटा, अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बार एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। देखिए, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था इसको थोड़ा सा, तो अभी इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो उस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, दीज आर अवेलेबल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको इसके बेनिफिट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एटसेट्रा। मतलब अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, मतलब कोई भी फिक्स एसेट अगर आप खरीदते हो तो उस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। दो बातें याद रखनी है, एक ये कि जो फिक्स एसेट पे एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद आता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होते हैं जो आप ऐसे एक्सपेंसेस पे खर्च करते हो जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या है बेटा? रिकरिंग नेचर का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको एवरी ईयर करने पड़ते हैं। अब एवरी ईयर क्यों करने पड़ते हैं? एवरी ईयर इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनका जो बेनिफिट होता है दैट इज अवेलेबल फॉर ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड। उसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक साल के लिए, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप उसका बेनिफिट चाहते हो तो आपको फिर से वो खर्चा करना पड़ता है, इसलिए वो रिकरिंग नेचर का होता है। एवरी ईयर वो हर बार आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। देखिए, जैसे एग्जांपल क्या है? सैलरीज टू स्टाफ, रेंट, इंश्योरेंस, मटेरियल यूज एटसेट्रा। देखिए, अगर आपने अपने स्टाफ को सैलरी देते हो आप, तो वो स्टाफ जो आपका काम करेगा सिर्फ उतने टाइम के लिए काम करेगा जितने टाइम के लिए आप उसको सैलरी दोगे। ठीक है, अगर आप उसको आगे सैलरी देना बंद कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देगा, नई वो नौकरी ढूंढ लेगा जाके कहीं पे। इसी तरीके से अगर आप रेंट पे करते हो अपनी बिल्डिंग का, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आप बिल्डिंग का रेंट पे करोगे उतने टाइम पीरियड के लिए ही आप उसको यूज कर सकते हो। तो एवरी ईयर आपको सैलरी पे करनी पड़ती है, एवरी ईयर आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट क्योंकि आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, इसलिए आप इसको कहते हो कि ये रिकरिंग नेचर का होता है। एवरी ईयर आपको उसको खर्चा करना पड़ता है। जबकि बेटा देखिए, ये जो होता है फिक्स एसेट जो होती हैं, ये फिक्स एसेट पे होने वाला जो खर्चा होता है वो आपका नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग क्यों होता है? क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपने अगर एक बार कर दिया तो उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा तब तक आप उसको एक्सपेंडिचर को नहीं करोगे। जैसे आपने अगर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपका 5 ईयर 10 ईयर्स तक भी आपका यूज में आ सकता है। तो अगर आप 5 साल के लिए फर्नीचर यूज कर रहे हो तो आपको फिर से हर साल फर्नीचर पे एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने बिल्डिंग परचेज की तो वो 20 ईयर्स तक भी आप यूज कर सकते हो, 50 ईयर्स तक भी यूज कर सकते हो, उसको रेनोवेट कराते जाओ, यूज करते जाओ। ठीक है, इसी तरीके से बुक्स भी आपकी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज होती हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है बेटा हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। क्यों नॉन रिकरिंग नेचर के हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलता रहेगा। तो ये तो बेटा बात हो गई एक्सपेंडिचर की। उसके बाद आते हैं हम रिसीट्स पे। नाउ रिसीट्स जो होती हैं ये भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरी कैपिटल रिसीट। तो पहले रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम बाय ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट इट्स एक्टिविटीज। आपका जो एनपीओ है, एनपीओ जब अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा होता है उस टाइम पे उसको जो भी इनकम रिसीव होगी वो सारी की सारी उसकी रेवेन्यू रिसीट में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो सब्सक्रिप्शन में आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है। ठीक है, किसी भी मेंबर को अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए जो अमाउंट एवरी ईयर पे करना पड़ता है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है ये आपका रेवेन्यू रिसीट है। आपको कोई जनरल डोनेशन मिल रही है, जनरल डोनेशन का मतलब कि डोनेशन मिली है और उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, तो उसको हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। तो ये वो सारे रिसीट्स हैं बेटा जो कि आप एज ए इनकम ट्रीट करते हो। ठीक है, और सारी इनकम जो है वो आपकी कौन सी रिसीट मानी जाती है? रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। अब अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट वो अमाउंट होते हैं, ऐसे अमाउंट जो आपको रिसीव हुए हैं फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड बाय द डोनर। आपको जो डोनर है या जो भी पर्सन जहां से आपको अमाउंट मिल रहा है
ठीक है, जो रिसीट आपको मिल रही है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन्ड होगा। तो अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन्ड है तो वो बेटा फिर आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ठीक है, या वो दूसरी रिसीट्स जो कि रेवेन्यू नेचर की नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू नेचर की नहीं होगी वो सारी क्या होंगी, कैपिटल रिसीट होंगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है बेटा वो लाइफ में एक ही बार पे करता है मेंबर, तो ये रिकरिंग नेचर की नहीं है। आप देखिए यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ये जो इनकम्स होती हैं जनरली वो रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो ये कैपिटल रिसीट आपकी रिकरिंग नेचर की नहीं होती, लाइफ में एक ही बार मिलती है लाइफ मेंबरशिप फी, तो इसलिए ये कैपिटल रिसीट के अंदर आती है। फिर आता है स्पेसिफिक डोनर। तो देखिए अब ये वाली कंडीशन काम करेगी कि अगर डोनेशन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो ये भी आपकी कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट आता है लेगेसी। अब देखिए लेगेसी जो है, लेगेसी का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह से हो सकता है। लेगेसी को आप कैपिटल भी मान सकते हो और आप उसको रेवेन्यू भी मान सकते हो। ठीक है, तो लेगेसी जो आपकी होगी, लेगेसी आपको डोनेशन की तरह ट्रीट करनी है। किसकी तरह ट्रीट करनी है, डोनेशन की तरह। अगर आपकी जो डोनेशन है वो जनरल है तो जनरल डोनेशन तो देखो यहाँ पे होती है, तो फिर बेटा वो कहाँ पर आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा। और अगर लेगेसी जो है वो आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको मिली है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो फिर वो आपकी कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर और रिसीट्स जो है वो कवर हो गया। अब बात करते हैं बेटा आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कवर कर चुके हैं, आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कवर करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू रिसीट्स टू डिटरमिन सरप्लस और डेफिसिट। देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि पहले हमने क्यों एक्सपेंडिचर और रिसीट को पढ़ा है, क्योंकि देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। तो आप क्या करोगे, एक साइड पे आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखोगे, एक साइड पे आप रेवेन्यू रिसीट लिखोगे, उन दोनों को आप मैच करोगे। ठीक है, मैच करने के बाद ईयर के एंड में अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा आ गई और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम होंगी तो आपके पास आएगा बेटा सरप्लस। और अगर उल्टा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं और रेवेन्यू रिसीट्स कम है, तो आपके पास आएगा डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रिसीट ज़्यादा है तो मतलब हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है, और इनकम एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होंगी तो हमारे पास इनकम बच जाएगी, यानी वो हमारी सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप क्लास 11 में पीएनएल अकाउंट बनाते थे। तो पीएनएल अकाउंट में आप याद करिए, आप डेबिट साइड में लिखते थे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आप लिखते थे सारे इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो अगर इनकम साइड ज़्यादा होती थी उसमें से एक्सपेंस को माइनस करते थे तो आपके पास आता था बेटा क्या, आपके पास आ जाता था प्रॉफिट। और अगर उल्टा होता था तो आपके पास एक्सपेंस हो जाता था। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह टर्म यूज़ करनी है सरप्लस। तो अगर रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा है तो आपके पास सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आपके पास डेफिसिट आएगा। अभी जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे लिखा है वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज। एक प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज जो है वो पीएनएल अकाउंट बनाती है, लेकिन जो एनपीओ होती है बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो एनपीओ जो है, इसलिए देखिए एक बात और याद रखिए कि जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड और लॉस वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज हो रहा है, सरप्लस और डेफिसिट। क्योंकि एनपीओ जो होती है वो कभी भी प्रॉफिट के पर्पज से काम नहीं करती, इसलिए वो प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करती। वो क्या वर्ड यूज करती है बेटा, सरप्लस एंड डेफिसिट। Now, NPOs are not set up to earn profit, so instead of profit and loss account, they prepare income and expenditure account to find out surplus or deficit. ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गया। In case of any incidental trading activities such as chemist shop, canteen, etc., to provide services, trading account is maintained and then its balance is transferred to income and expenditure account। अगर आपके पास कोई incidental trading activities हो रही हैं, जैसे सपोज कोई एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वैसे तो बेटा आपका एनपीओ के अंडर आएगा, लेकिन सपोज अगर वहाँ पे कोई केमिस्ट शॉप रन हो रही है और उस केमिस्ट शॉप से आपको कुछ प्रॉफिट अर्न हो जाता है, ठीक है, तो इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ से अगर प्रॉफिट अर्न होता है तो उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ठीक है, और वहाँ से होने वाला जो भी आपको इनकम हो रही होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र
हो जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए उसी हॉस्पिटल में कोई कैंटीन भी है, तो कैंटीन से भी कुछ ना कुछ आपको वहाँ से ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं बेटा, क्योंकि आपका जो मेन पर्पज़ है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना हॉस्पिटल में, बट उस हॉस्पिटल में आपने एक केमिस्ट शॉप भी खोली हुई है, कैंटीन भी खोली हुई है, तो वहाँ पर आप कुछ चार्ज करते हो, वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो हो सकते हैं, कुछ इनकम हो सकती है। तो वहाँ से होने वाली जो इनकम होगी वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो सरप्लस हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सरप्लस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट एक साइड पे आती है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक साइड पे आते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब है आपकी सारी इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब है सारे आपके एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आपके इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस आ जाएगा, और उल्टा है तो फिर डेफिसिट आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये है बेटा आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में सारे इनकम। कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर? सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट साइड में, जितने भी रेवेन्यू नेचर के इनकम होगी वो सारी आपकी क्रेडिट साइड पे। अब इसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आती जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम सीधा डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम इतना देख लेते हैं कि देखिए जब ये वाली साइड हमारी ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इस वाली साइड का टोटल कर लेना है और इस वाली साइड का टोटल करके हमें इसमें से इस साइड को माइनस करना है, तो हमारे पास डेफिसिट आएगा। ठीक है, और अगर हमारी ये वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वाली साइड से फिर आप क्या करोगे, इस वाली साइड को माइनस करोगे तो लास्ट में आपके पास सरप्लस आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप P&L अकाउंट बनाते थे, बस यहाँ पे टर्म्स चेंज हो गई, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसकी फीचर्स करते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा सबसे पहला जो है फीचर वो है नेचर ऑफ अकाउंट। इसका जो नेचर है वो नॉमिनल है। नॉमिनल का नेचर बेटा क्या कहता है हमारा, कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और सारी इनकम्स को, गेन्स को क्रेडिट करना है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि क्रेडिट साइड पे इनकम आती है और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है। दूसरा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं आते, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और ना ही कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल आइटम इसमें नहीं आती हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसका बेटा अक्रूवल है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पढ़ा था, उसका बेसिस था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यहाँ पे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारी इनकम्स, गेन्स और एक्सपेंसेस या लॉसेज जो होते हैं, जो कि सारे रेवेन्यू नेचर के हैं, वो सारे के सारे आप इस अकाउंट के अंदर शो करते हो, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस पीरियड से रिलेटेड सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, या एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं या नहीं पे किए हैं। तो अक्रूवल बेसिस को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है बेटा पीरियड, इट रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स व्हिच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट। तो ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। ओपनिंग बैलेंस इसका कोई नहीं होता है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेट में यहाँ पे कहीं पे भी आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। ये जो जितना भी, जैसे यहाँ पे सैलरीज हमने दिया है, तो अगर सैलरीज नहीं होगी तो सैलरी नहीं आएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑडिट फी है, तो इनमें से जो भी नहीं होगा अगर क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन लास्ट में हमेशा या तो डेफिसिट आएगा या फिर हमेशा सरप्लस आएगा। इसलिए क्लोजिंग बैलेंस इसके सरप्लस या डेफिसिट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होता। नाउ ये जो सरप्लस आता है, ये सरप्लस जाके फिर कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और अगर डेफिसिट आता है तो ये कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। देखिए कैपिटल फंड यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे एक प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज के लिए आप टर्म यूज करते थे कैपिटल, और आपको याद होगा कैपिटल में आप क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे और नेट लॉस को आप माइनस करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल की जगह बस आपको टर्म यूज करनी है कैपिटल फंड, और क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह क्या निकल कर आता है, सरप्लस आता है, तो सरप्लस को आपको इसमें ऐड करना है। और नेट लॉस की जगह यहाँ पे क्या आता है बेटा, डेफिसिट आता है, तो डेफिसिट को आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हो गए हमारे। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें बच रहा है हमारा एडजस्टमेंट्स। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जैसे आप P&L अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाना है। तो करंट ईयर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स इसमें होंगी जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। ये सारी क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, और अक्रूवल बेसिस मेथड में अगर कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या
आपके पास अक्रूड या एडवांस इनकम या एक्सपेंडिचर अगर हमारे पास हैं तो वो सारे हमको एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो सारी एडजस्टमेंट हम इसमें वैसे ही करेंगे जैसे पीएनएल अकाउंट के अंदर हम करते थे, थोड़ा सा चेंज है, जब क्वेश्चन करेंगे तब उसको सीखेंगे। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। मैंने बताया कि पीएनएल से सिमिलर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो पर्पज है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करना, जबकि इसका पर्पज है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करना। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, ठीक है, या बिजनेस फर्म्स आप बोल सकते हो। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इसका क्या होता है बेटा? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है, उसकी हेल्प से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हो, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसकी हेल्प भी आप लेते हो बनाने के लिए। यहाँ पे जो बेसिस था बेटा वो याद करिए ट्रायल बैलेंस होता था और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी। उसके बाद बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो बैलेंस है वो सरप्लस और डेफिसिट को शो करता है, अभी हमने देखा था। और इसमें क्या होता है बेटा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पर्पस था बेटा वो क्या था? टू शो कैश एंड बैंक बैलेंस। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको मैंने बताया कि लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पर्पस क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंसेस को शो करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी आपको इसमें अवेलेबल होता है। जबकि इसमें पर्पस क्या है कि सरप्लस या डेफिसिट को हमें निकालना है। नेचर इसका रियल अकाउंट था, ठीक है, या एसेट अकाउंट आप कह सकते हो। और इसका नेचर क्या बेटा? इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, अभी डिस्कस किया हमने ऑलरेडी। बेसिस भी इसका कैश बेसिस है, इसका एक्रूअल बेसिस है, ठीक है। इसके ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं बेटा वो कैश और बैंक बैलेंसेस होते थे, आपको याद होगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस होते थे वो कैश और बैंक बैलेंस एट द एंड, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस वो शो करता था। इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ होता नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस आपका सरप्लस और डेफिसिट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइड्स कौन कौन सी है। इसमें आपकी जो डेबिट साइड है उसमें सारी कैश रिसीट रिकॉर्ड होती हैं, और क्रेडिट साइड पे सारी कैश पेमेंट, जो आप पेमेंट करते थे वो सारी क्रेडिट साइड पे शो होती थी। जबकि यहाँ पे डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स आते हैं। पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितनी भी रिसीट एंड पेमेंट होती हैं एक पीरियड के अंदर वो सारी आप रिकॉर्ड करते हो। अब वो चाहे किसी भी पीरियड से रिलेट करें, चाहे करंट पीरियड से, प्रीवियस पीरियड से या फ्यूचर के पीरियड से रिलेट करें, रिलेट चाहे कहीं से भी करती हो, लेकिन अगर करंट ईयर में आपको मिली है, ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की मिली हो, फ्यूचर किसी पीरियड की मिली हो, नेक्स्ट ईयर की या करंट ईयर की मिली हो, आपको सारी रिकॉर्ड करनी है। आपको ये नहीं देखना कि कौन से पीरियड से रिलेट करता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं, चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। नाउ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड, किसी भी नेचर की हो, रिसीट एंड पेमेंट में आपको दोनों ही रिकॉर्ड करनी होती हैं। आपको सिर्फ ये देखना होता था कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला, या आपने कैश पे किया या नहीं पे किया। अगर आपने को कैश मिला है या आपने पे किया है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने कैपिटल नेचर की आइटम हो या रेवेन्यू नेचर की आइटम हो। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं, कैपिटल नेचर की रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इसमें किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। इसमें आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो, इसलिए इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नॉन कैश आइटम्स इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, और इसके अंदर नॉन कैश आइटम्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो करंट ईयर से रिलेट करना चाहिए। बस एक्सपेंस हो, इनकम हो, और कौन सी हो, रेवेन्यू नेचर की हो और करंट ईयर से रिलेट करे तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि कैश आइटम होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेट करे या किसी भी नेचर की हो, बस कैश होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ओके, देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है और इसमें लिखा है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अब आपको सिंपल सा क्या देखना है, एक साइड पे आपको रिसीट्स गिवन है, एक साइड पे पेमेंट्स गिवन है। तो आप कोई भी एक साइड पहले ले लीजिए। पहले चलिए पेमेंट साइड ले लेते हैं। तो ये जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड पे आप खुद सोचिए, पेमेंट साइड पे दो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। या तो यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, देखिए मेनली तो यहाँ पे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर होंगे वो एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं
और रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या लेना है, आपको यहाँ से सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लेना है और उसको आपको कहाँ शो कर देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे यानी डेबिट साइड पे शो कर देना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सैलरी है, फिर रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। तो अगर आप सन्ड्री एक्सपेंसेस तक देखो तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जो है बेटा वो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कि रिकरिंग नेचर के हर साल एक्सपेंसेस वो होते हैं। उसके बाद है बुक्स परचेज। तो बुक्स परचेज जो है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक ये भी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। लास्ट में कैश और बैंक के बैलेंसेस गिवन है, तो कैश और बैंक के बैलेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ तक जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं ये सारे एक्सपेंडिचर आपको उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे लिख देना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने सारे लिखे हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जो पीछे मैंने मार्क किए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है फिलहाल ये। ओके, अब आप कहोगे सर इसका क्या करना है, तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप याद करिए सारी एसेट्स हैं। बुक्स एसेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी एसेट है। तो ये सब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। अभी फिलहाल हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब अगर हम रिसीट साइड पे आते हैं तो रिसीट साइड पे देखिए पहले बैलेंस है कैश का, तो इसको हमें कहीं पे शो नहीं करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू आइटम है। एंट्रेंस फी रेवेन्यू आइटम है। डोनेशंस क्योंकि जनरल है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है किस पर्पस के लिए, तो ये भी रेवेन्यू नेचर की है। रेंट ऑफ हॉल ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एसेट सेल कर रहे हैं हम। जब आप कोई एसेट सेल करते हो तो एसेट सेल होने का के ऊपर अगर आपको कोई लॉस होता है या आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आप सिर्फ उसको शो करते हो। उस एसेट का जो अमाउंट होता है सेल करके जो अमाउंट आता है उसको आप शो नहीं करते हो। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन और रेंट ऑफ हॉल जो है वो शो करोगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, रेंट ऑफ हॉल, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए दोनों साइड का टोटल देख लेना है कौन सी साइड का ज़्यादा है। तो इस वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसमें से आपने यहाँ तक सन्ड्री एक्सपेंसेस तक जो लिखा था ये सारा ये आप माइनस करोगे। माइनस करने के बाद आपके पास आएगा सरप्लस। वो अमाउंट आप 18,200 आ रहा है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। ये आपका क्वेश्चन जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया। ना अब जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, फिर ये हमारा टॉपिक आज का कवर हो जाएगा। Now, from the following receipt and payment account for the year ending 31st March 2020, prepare income and expenditure account for the same period। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ रिसीट्स और पेमेंट्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखें यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसकी देखिए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन अक्रूड 400, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड एंड फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। तो हमें इन एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है और इन एडजस्टमेंट्स को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करके दिखाना है। तो देखिए अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। तो पेमेंट साइड पहले हम देखते हैं। पेमेंट साइड पे सबसे पहले बेटा आपको गिवन है फर्नीचर। तो फर्नीचर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है, इसको आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। लेकिन अगर आप देखें कि फर्नीचर जो है, फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम से। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो फर्नीचर है ये आपने कब खरीदा है, इसके आगे डेट लिखी हुई है 1/7/19 पे आपने खरीदा है और ईयर एंड मार्च 31 2020 पे हो रहा है। तो आप याद करिए पीएनएल अकाउंट में आप क्या करते थे, टाइम पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते थे। तो 1 जुलाई से आपको 31 मार्च 2020 तक डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप देखिए कितना टाइम पीरियड बन रहा है यहाँ पे। टाइम पीरियड अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप देखिए अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हो चुके हैं, यानी 9 मंथ्स का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 5,000 पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो बेटा 5,000 का 10% कितना बनेगा 500। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स के लिए, तो आप लिखोगे 9/12। सो 3 3 9, 3 4 12, 4 से आप इसको कट करोगे तो 4 1 4, यहाँ पे आपके पास आएगा 4 2 8 एंड 4 5 20। तो ये आएगा 15 7 और 3 375। तो इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना 375। तो आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 375। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया 375। तो अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि
कैलकुलेशन मैंने कैसे की है डिपेंड करता है वो। तो 375 यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद देखिए सैलरीज, अब सैलरीज कितना है बेटा 2000, तो सैलरी पे भी आप देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1500 और यहाँ पे सैलरी कितनी थी 2000। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सैलरीज में पहले 2000 जो कि आपको रिसीडेंट पेमेंट में गिवन थी, आउटस्टैंडिंग है 1500, वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा 3500 ना। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो आप देखिए क्या टेलीफोन एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट है, नो टेलीफोन एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा यहाँ पे 300। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 600। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150। अब इन दोनों पे देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट है क्या, दोनों में से किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज आप ये यहाँ पे लिख दोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे बुक्स। तो बुक्स मैंने आपको बताया था कि बुक्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको आप वहाँ पे शो नहीं करोगे। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन थी हमें, एडजस्टमेंट कितनी गिवन है इस पे बेटा 500 रुपीज़, ठीक है। तो 900 आप पहले लिखोगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट साइड में, और इसमें 500 आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 1400, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे ओके 5% गवर्नमेंट पेपर्स गिवन है ऑन 1/10/2019 फॉर ₹8,000। अब देखिए 5% गवर्नमेंट पेपर्स जो आपको गिवन है ये बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। याद करिए क्लास 11th में भी आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होती थी अगर, और उस पर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता था तो आपके लिए वो क्या होती थी बेटा हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती थी। तो ये भी आपकी एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। आपको इस 8,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, तो ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करनी है। लेकिन इस पे होने वाली जो इनकम है 5%, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। तो ये 5% आप कैलकुलेट करोगे किस पे बेटा 8,000 पे, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर पे उसने ये इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए अगर आप 8,000 का 5% आप बेटा निकालते हो तो 8,000 का 5% अगर मैं आपसे पूछूं कितना बनेगा, तो इसका 10% बना 800, और 800 का हाफ अगर आप कर दो तो 400 इसका 5% हो गया, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से हम निकालेंगे तो 400 इसका 5% हो गया, लेकिन आपको 6 मंथ्स के लिए निकालना है। तो इस 6 मंथ्स का मतलब है इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो आप इसका हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 200। आप प्रॉपर तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो 8,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, बट बेटर ये है कि आप हमेशा ये फॉलो करो, इससे कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती हैं। तो 8,000 का 5% हमने कैसे निकाला, पहले तो देखिए आपने एक जीरो कम किया तो ये 800 इसका 10% आ गया, तो 5% इसका हाफ होता है, तो आप इसका हाफ कर दो विच इज़ 400 ना। 400 पूरे ईयर का आया है, बट आपको क्योंकि 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो फिर से आप इसका हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा 200। तो 200 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज़ गवर्नमेंट पेपर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर आप इसको शो करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो देखिए ये आपकी इनकम है बेटा, तो ये आपका इनकम साइड पे जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इनकम साइड पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज़, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये हमने इनकम साइड पे लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं लिखना है। तो अब देखिए हम एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपके पास गिवन है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस आपकी का एक्सपेंस है। एक बार आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे कहीं इस पर एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है, इसमें कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 375 नाउ। तो ये एक्सपेंडिचर साइड हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम आते हैं बेटा इनकम साइड पे। तो इनकम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकम के लिए आपको देखनी पड़ेगी रिसीट साइड। तो रिसीट साइड पे आप देखिए सबसे पहले तो लिखा है बैलेंस बीडी बैंक, बैंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सब्सक्रिप्शन। नाउ आपको सब्सक्रिप्शन जो गिवन है, देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स का गिवन है 2019, 20, 21, टोटल आपको गिवन है 12,000। अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो बेटा होता है, सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ करंट ईयर का से रिलेटेड जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखनी होती है। तो आप देखिए सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की है वो कितनी है बेटा 10,000 सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे करंट ईयर की। तो आपको प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की अभी नहीं देखनी है,
आप सिर्फ करंट ईयर की देखिए कितनी है 10,000। अब इस 10,000 में आप देखिए एडजस्टमेंट में कुछ गिवन है, यस यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन अक्रूड 400। तो 400 की सब्सक्रिप्शन जो है वो अक्रूड है, ये आपको अभी तक नहीं मिली है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपकी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी वो आप यहाँ लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 10,000 और इस 10,000 में जो अक्रूड है 400 वो आप प्लस कर दोगे। तो टोटल आपके पास कितने आएगी बेटा 10,400। ठीक है 10,000 ये प्लस 400, तो 10,400 आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है सिंपल सा पॉइंट है। नाउ उसके बाद हम आगे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन। तो डोनेशन आपकी रेवेन्यू रिसीट है 2,000 रुपीज़ की। डोनेशन में आप देखिए कोई एडजस्टमेंट है, आपको यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आप डोनेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिख दोगे बाय डोनेशन करके 2,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पे हॉल रेंट। तो हॉल रेंट कितना है बेटा 300, ये भी आपकी इनकम है। तो इसको आप सीधा सीधा यहाँ पे देखिए कोई एडजस्टमेंट है, हॉल रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय हॉल रेंट करके, यहाँ लिखा है देखिए 300, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है ये कितना है 450। नाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज 450 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल इज ₹150। तो ये रिसीवेबल मतलब ये अभी अक्रूड है, ये आपको अभी तक मिला नहीं है, और ये जो यहाँ पे गिवन है ये आपको मिल चुका है 450। तो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक इंटरेस्ट 450 जो मिल चुका है, और जो आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक नहीं मिला है वो 150 आप इसके अंदर ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो, अक्रूड भी लिख सकते हो, बेटर वैसे वर्ड अक्रूड है, तो यहाँ पे हम अक्रूड लिख के 150 प्लस करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 600। तो आप यहाँ पे 600 लिख दोगे ना। उसके बाद आप इसमें देखिए और क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है बेटा एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस जो होती है वो भी मैंने आपको बताया रेवेन्यू नेचर की आइटम है। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट कोई गिवन है, तो एडजस्टमेंट में गिवन है 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। 50% रेवेन्यू फी को आपको एंट्रेंस फी को आपको कैपिटलाइज करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किसी इनकम या किसी एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड लिखे मिल जाए कि आपको उसे कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज का मतलब है कि बेटा वो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। ठीक है वो कहाँ जाएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम होते हैं वो सारे बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अगर आप एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर रहे हो 50%, तो इसका मतलब 50% जो होगी वो रेवेन्यू होगी और 50% कैपिटल होगी। तो मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू जाती है, तो आप सिर्फ 50% ट्रांसफर करोगे। तो एंट्रेंस फी आपके पास 1000, तो 1000 का 50% आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे बाय एंट्रेंस फी दैट इज 500। ठीक है नाउ अब देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, पूरा क्वेश्चन कवर हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ से ले ली हैं। ठीक है और ये पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमने बेटा कर लिया है। तो ये सारा का सारा यहाँ से जो जो ट्रांसफ़र हो सकता था वो सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है, इनके एडजस्टमेंट्स भी हो चुके हैं। लास्ट में आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस साइड का टोटल करना है क्योंकि ये साइड ज़्यादा आ रही है, और यहाँ तक आप लिख चुके हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तक। तो ये पूरा टोटल करोगे आप और इस 14,000 में से माइनस करोगे, तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 7075। तो अभी बेटा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। अभी आगे जब आप क्वेश्चन करोगे फुल फ्लेजेड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो आएंगी। अभी हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो लिया है ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है बेटा, एक बार इसको मैं आपको फिर से बताऊं। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम लिख देनी है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर। कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर, जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि करंट ईयर से जो रिलेट करते हैं सिर्फ वही लिखने हैं। जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं या जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं उसको आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसकी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है जैसे आप P&L अकाउंट के अंदर करते थे। ठीक है तो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।